नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पाठ नंबर 7 निर्देशन। इसका भाग 4 है संप्रेषण और उसके प्रकार। हमने पिछले भाग में पढ़ा था वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में तथा नेतृत्व के बारे में, एक अच्छे नेता के गुणों के बारे में। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में। किसी प्रबंधक की सफलता में संप्रेषण एक मुख्य भूमिका निभाता है। प्रबंधक के पास कितना व्यवसायिक ज्ञान है, उसकी कितनी बुद्धिमत्ता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता यदि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ प्रभावी तरीके से संभाषण नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता और उसमें परस्पर समझ का अभाव हो। प्रबंधक की निर्देशन योग्यताएं मुख्यतः उस संप्रेषण कौशल पर निर्भर करती हैं। यही कारण होता है कि संगठन हमेशा प्रबंधक और कर्मचारियों दोनों के बीच संप्रेषण कौशल के सुधार पर बल देती है। संप्रेषण शब्द का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों। इसका प्रादुर्भाव कम्युनिस से हुआ, जिसका अर्थ है समान अर्थात कॉमन, जिसका अर्थ समान प्रकार की समझ विकसित करने से होता है। संप्रेषण को कई प्रकार से परिभाषित किया गया। सामान्यतः इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा विचार, तथ्य, अनुभव इत्यादि का आदान प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच या आपस में आपसी समझ को विकसित करना होता है। प्रबंधक विशेषज्ञों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। लुइस एलन ने कहा कि संप्रेषण से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। इसमें एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली कहने, सुनने और समझने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसी प्रकार हेरोल्ड कून्स एंड हेनिस वेहरिक ने कहा कि संप्रेषण सूचनाओं का प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण करना होता है ताकि वह उन सूचनाओं को उसी रूप में समझ सके। रोजर्स ने कहा कि संप्रेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं ताकि वे पारस्परिक समझ को विकसित कर सके, बना सके। तो यदि हम इन सभी परिभाषाओं को जो कि हमने अभी पढ़ी ध्यान से परखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किया जाने वाला पारस्परिक समझ बनाने वाला संवाद होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न तत्व आते हैं, जैसे कि स्रोत, एनकोडिंग, संचारण, डिकोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, कोलाहल, नॉइज और प्रतिपुष्टि इत्यादि। संप्रेषण प्रक्रिया को जिन तत्वों को समाविष्ट करती है उनका विवरण इस प्रकार है। प्रेषक अर्थात संदेश भेजने वाला। प्रेषक से तात्पर्य होता है उस व्यक्ति से जो अपने विचारों को और अपनी सूचनाओं को प्राप्तकर्ता को भेजता है। कूट या संदेश, यह विचार, भाव, सुझाव, आदेश तथा सूचनाएं आदि होती हैं जिन्हें प्रेषित करना है। एनकोडिंग, एनकोडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसको संदेश हमें जिसे भेजना है उसे संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करती है, जैसे शब्दों के माध्यम से, या तस्वीरों के माध्यम से भी हो सकता है, ग्राफ या आरेखा चित्र हो सकता है, या कोई क्रिया या व्यवहार इत्यादि भी हो सकता है जो कि एनकोडिंग के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त आता है माध्यम। वे ये साधन और माध्य होते हैं जिनके द्वारा एनकोडेड संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। यह माध्यम लिखित रूप में, प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, दूरभाष के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा भी हो सकता है। डिकोडिंग,
ये प्रेषक के द्वारा भेजे गए एनकोडेड संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित करने की क्रिया है। संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है। प्रतिपुष्टि, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो संदेश प्राप्तकर्ता करता है, यह संकेत देने के लिए कि उसे संदेश मिल गया है। ये वेरीफाई करता है कि हाँ, मुझे संदेश मिल गया है और मैंने उस संदेश को समझ लिया है। ध्वनि कोलाहल, ध्वनि से तात्पर्य होता है संप्रेषण में कुछ रुकावटें या बाधाओं के आने से। ये बाधा प्रेषक के कारण भी हो सकती है, संदेश या संदेश प्राप्तकर्ता के कारण भी हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं अस्पष्ट संकेत, जिनसे कि एनकोडिंग में कोई गलती हो सकती है, कोई त्रुटि हो सकती है। एक दयनीय दूरभाष संदेश, एक अन्य मनस्क लापरवाह संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश का गलत अर्थ निकालना, पक्षपात के कारण संदेश का सही अर्थ ना पता लगना, संकेत और विशिष्ट मुद्रा जो कि संदेश को विकृत कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, समझ नहीं आता। अब हम देखेंगे संप्रेषण के महत्व के बारे में। प्रबंधकीय क्रियाओं के सबसे मुख्य केंद्रीय पक्षों में संप्रेषण एक होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक प्रबंधक अपना 90% समय संप्रेषण को पढ़ने, लिखने, सुनने या मार्गदर्शन करने, आदेश देने, अनुमोदन करने या डांटने इत्यादि में लगाता है। प्रबंधक की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके संप्रेषित करने की योग्यता किस प्रकार की है, वो कितनी कुशलता से अपने संदेश को अपने अधिकारियों के साथ संचारित कर पाता है, अपने अधीनस्थों तक पहुंचा पाता है, संप्रेषित कर पाता है। अमेरिकन प्रबंध समिति के एक पूर्व सभापति ने एक बार कहा था कि प्रबंधक की पहले स्थान की समस्या आज की तिथि में संप्रेषण ही है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। प्रबंध में संप्रेषण का महत्व निम्नलिखित आधार पर आंका जाता है। समन्वयन के आधार के रूप में कार्य करती है। संप्रेषण समन्वयन के आधार के रूप में कार्य करता है। ये विभिन्न विभागों, क्रियाओं और संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मध्य परस्पर संबंधों के द्वारा प्रदान या कार्यान्वित किया जाता है। उद्यम के निर्विघ्न चलने में सहायता करती है। किसी भी उद्यम के बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के चलने के पीछे संप्रेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सभी संगठनिक अंतःक्रियाएं संप्रेषण पर ही निर्भर करती हैं। ये केवल संप्रेषण ही होता है जो किसी संस्था में निर्विघ्न कार्य करने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। संगठन के अस्तित्व में संप्रेषण आधारभूत संगठन के शुरू होने से लेकर उसके निरंतर कार्यकाल तक चलता है, लेकिन जब संप्रेषण रुकता है तो संस्था की सारी क्रियाएं भी काम करना बंद कर देती हैं। निर्णय लेने की क्षमता के आधार रूप में कार्य करता है। संप्रेषण निर्णय लेने में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक के लिए कोई भी अर्थपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई आती है, समस्या आती है। प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाने का कार्य करता है। अधीनस्थों के निष्पादन का निरीक्षण भी करता है। संप्रेषण इन सभी पहलुओं में शामिल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण संपूर्ण संस्था में लचीलापन लाता है और संस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ावा देता है। सभी विवेकपूर्ण प्रबंधन का उद्देश्य कार्यकुशलता ही होता है और ये तभी संभव हो पाता है जब फैक्ट्री में औद्योगिक शांति स्थापित हो और प्रबंध और कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध सहयोगात्मक हो। प्रभावी नेतृत्व को भी स्थापित करता है। संप्रेषण नेतृत्व का आधार होता है। व्यक्तियों को प्रभावित करते समय नेता में अच्छे संप्रेषण कौशल का होना अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। मनोवृत्ति को बढ़ाता है और अभिप्रेरित भी करता है।
संप्रेषण की प्रभावपूर्ण व्यवस्था प्रबंध को समर्थशाली बनाती है, वह अपने अधीनस्थों को प्रेरित करता है और संतुष्ट भी करता है। वह उद्योगों में मानवीय संबंधों में भी सुधार लाता है। अब हम देखेंगे कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। संप्रेषण दो प्रकार का होता है बच्चों, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। संस्था में जो भी संप्रेषण होता है उसे हम विस्तृत तौर पर औपचारिक और अनौपचारिक दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं औपचारिक संप्रेषण के बारे में। औपचारिक संप्रेषण संस्था की संरचना में आधिकारिक माध्यमों के द्वारा प्रवाहित होता है। ये संप्रेषण अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच वह संप्रेषण होता है जो कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के आपस में जो समान स्तर पर स्थित हैं उनके बीच स्थापित हो सकता है। ये मौखिक रूप में भी हो सकता है और लिखित रूप में भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो कार्यालय में रिकॉर्ड और दाखिल फाइलें इत्यादि आते हैं। औपचारिक संप्रेषण उसके बाद पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है समतल। शीर्ष संप्रेषण का प्रवाह सीधी रेखा में होता है, लंबवत, ऊपर या नीचे आधिकारिक श्रृंखला में औपचारिक माध्यम के द्वारा। ऊपर की ओर संप्रेषण के उदाहरणों में अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र देना, कार्य प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट जमा करना, अनुदान के लिए निवेदन करना इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से नीचे की ओर संप्रेषण के उदाहरणों में सभा में उपस्थित होने के लिए कर्मचारियों को नोटिस भेजना, सौंपे गए कार्य के लिए अधीनस्थों को उसे पूरा करने का आदेश देना, या उच्च प्रबंध के द्वारा कार्यदर्शन या निर्देशन को अधीनस्थों को जारी करना इत्यादि सम्मिलित होते हैं। समतल या पार्श्वीय संप्रेषण एक विभाग का दूसरे विभाग के बीच होता है। उदाहरण के लिए एक उत्पादक प्रबंधक के रूप में इसको देखा जा सकता है। एक औपचारिक संगठन में विभिन्न प्रकार के संप्रेषण तंत्र कार्य करते हैं। कुछ प्रचलित संप्रेषण तंत्र नीचे चित्र में दिखाए गए हैं। इसे हम श्रृंखला के तौर पर समझ सकते हैं। श्रृंखला, फिर चक्र, फिर गोला, स्वतंत्र और मुक्त प्रवाह और विलोम वी। सबसे पहले आती है एकल श्रृंखला। यह तंत्र एक पर्यवेक्षक और उसके अधीनस्थ के बीच स्थापित होता है। क्योंकि संगठनिक संरचना में बहुत से तत्व, बहुत से स्तर विद्यमान होते हैं, तो संप्रेषण का प्रवाह एकल श्रृंखला के द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षक से उसके अधीनस्थ की तरफ जाता है। तत्पश्चात हमने देखा था चित्र में चक्र। चक्र तंत्र में सभी अधीनस्थ केवल एक अधिकारी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं और वह अधिकारी उस चक्र के केंद्र के रूप में स्थित होता है। अधीनस्थ को आपस में भी बात करने की अनुमति नहीं होती। फिर हमने देखा था गोला, सर्कुलर। गोला संप्रेषण तंत्र में संप्रेषण एक गोले में ही प्रसारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने साथ के दो व्यक्तियों के साथ ही संप्रेषण कर रहा है। उसके बाद स्वतंत्र प्रवाह, फ्री फ्लो। स्वतंत्र प्रवाह तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करता है, मुक्त होता है। इस प्रकार के तंत्र में संप्रेषण का प्रवाह तेजी से होता है, तीव्रता से होता है। अब आता है विलोम वी। इस तंत्र में एक अधीनस्थ को केवल अपने एकदम ऊपर अधिकारी, इमीडिएट बॉस को और उसके अधिकारी के साथ ही संप्रेषण करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। तथापि बाद वाले केस में केवल निर्धारित संप्रेषण ही होगा। अब देखते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। व्यक्तियों व समूहों के बीच होने वाले संप्रेषण जो कि आधिकारिक औपचारिक तौर पर नहीं होते, उन्हें अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत विचारों और सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की संप्रेषण की सूचना प्रणाली को अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूचनाएं जो अंगूरी लता के द्वारा संगठन में सभी तरफ बिना किसी आधिकारिक स्तर पर आधार पर होती हैं,
अर्थात अंगूरी लता औपचारिक संप्रेषण के स्रोत को नहीं अपनाते। अनौपचारिक संप्रेषण की आवश्यकता के कारण कर्मचारियों की आपस में विचारों का आदान प्रदान, जो कि औपचारिक माध्यमों के द्वारा संभव नहीं होता, वो इस माध्यम से पूरा हो जाता है। जब किसी कैंटीन में आपस में बात करते हैं, कुछ कर्मचारी अपने अधिकारियों के व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं या कुछ रूमर्स फैलाते हैं, कुछ अफवाहें फैलाते हैं कि कुछ कर्मचारियों को स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, तो इस प्रकार के उदाहरण अनौपचारिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। अंगूरी लता या अनौपचारिक संप्रेषण संस्था में तेजी से फैलता है और कभी कभी इसका स्वरूप बिगड़ भी जाता है, जो कि नुकसानदायक भी साबित होता है। इस प्रकार के संप्रेषण के स्रोत को पता लगाना अत्यंत कठिन होता है। कई बार ये उन अफवाहों को भी संस्था में फैला देता है जो कि प्रामाणिक नहीं होती, सत्य नहीं होती। इस प्रकार की अफवाहों से, चर्चाओं से व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है और कार्यस्थल के वातावरण में भी बाधा उत्पन्न होती है, समस्याएं खड़ी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। एक बुद्धिमान प्रबंधक को इन औपचारिक माध्यमों या सूचनाओं के सकारात्मक पक्षों को उपयोग में लाना चाहिए और नकारात्मक पक्ष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अब पढ़ेंगे अंगूरी लता तंत्र। इसके बारे में अंगूरी लता तंत्र है क्या? इकहरी श्रृंखला तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक क्रम में संप्रेषण करता है। अफवाहें करना, गपशप फैलाना, इस तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी चयनित आधार के परस्पर आपस में बातचीत करते हैं। संभाव्यता तंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना किसी उद्देश्य के सूचनाओं को आपस में बांटते हैं, आदान प्रदान करते हैं। समूह में व्यक्ति उन्हीं के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है जिस पर उसे विश्वास होता है कि ये हमारी बात को लीक नहीं करेगा, हमारा भरोसा तोड़ेगा नहीं। अंगूरी लता संप्रेषण विभिन्न प्रकार के तंत्र के द्वारा संभव होता है, जिसके अंतर्गत इकहरी श्रृंखला, गपशप, अफवाहें, समूह, भीड़भाड़ और संभाव्यता, प्रोबेबिलिटीज आती हैं। इस 4 प्रकार के अंगूरी लता संप्रेषण तंत्र में समूह संगठन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस चित्र के माध्यम से आप अंगूरी लता संप्रेषण को आसानी से समझ सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है कि प्रबंधकों को संप्रेषण तंत्र के टूटने या बाधाओं के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं प्रभावी संप्रेषण को रोकती हैं और कुछ सूचनाओं को छिन्न भिन्न कर देती हैं, जिससे सूचना का कुछ भाग अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता और कई बार गलत अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? कंपनी में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा हो जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधक इन बाधाओं को पहचाने और उन्हें दूर करने के उपाय करें। संगठन में प्रभावी संप्रेषण की ये बाधाएं कई प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं, कई श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, जिनमें की प्रमुख हैं संकेतीय बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, संगठनिक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं। संकेतिक या संकेतीय बाधाएं कौन सी होती हैं? संकेत भाषा की वह शाखा है जो शब्दों और वाक्यों के अर्थ से संबंध रखती है। संकेतीय बाधाएं उन समस्याओं से संबंधित होती हैं जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग करने की प्रक्रिया में उन्हें शब्दों या संकेतों में परिवर्तित करते समय आती हैं। जनरली साधारण तौर पर ऐसी बाधाएं गलत शब्दों के प्रयोग करने के कारण या त्रुटिपूर्ण रूपांतरण के कारण हो सकती है। संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, कई बार प्रबंधक अधीनस्थों को निर्दिष्ट अर्थ नहीं समझा पाते या संप्रेषित नहीं कर पाते। इस वजह से भी अपर्याप्त शब्द भंडार की गलती के कारण या गलत शब्द प्रयोग के कारण, आवश्यक शब्दों के प्रयोग ना करने के कारण ये गलतियां हो जाती हैं। विभिन्न अर्थों सहित संकेतक, एक शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। प्राप्तकर्ता को शब्द के उसी अर्थ को समझना होता है
जो कि प्रेषक उसे वास्तव में समझाना चाहता है। उदाहरण के लिए इन 3 वाक्यों को पढ़ते हैं जिनमें मूल्य वैल्यू शब्द का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 पर देखिए, इस अंगूठी का क्या मूल्य है। नंबर 2, मैं हमारी दोस्ती का आदर करता हूं या मूल्य समझता हूं। नंबर 3, कंप्यूटर का कौशल सीखने का क्या मूल्य या महत्व है। अब इन 3 सेंटेंसेस में, इन 3 वाक्यों में 3 बार मूल्य शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन तीनों का अर्थ अलग है, भिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तीनों में अंतर है। ये विभिन्न संदर्भों में अगला अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। इसकी गलत समझ संप्रेषण समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। त्रुटिपूर्वक रूपांतर या अनुवाद। कुछ स्थितियों में संप्रेषण का मसौदा मूल रूप से किसी एक भाषा में तैयार किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और इसे कर्मचारियों को समझाने के लिए उसे हिंदी भाषा में रूपांतरित करके बताया जाता है। यदि अनुवादक दोनों ही भाषाओं में पारंगत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो संप्रेषण को अन्य अर्थ देने के कारण अनुवाद में कुछ गलतियां हो सकती हैं। अस्पष्ट संकल्पनाएं। कई बार संकल्पनाएं व्याख्याओं की अस्पष्टता भी होती है। उदाहरण के लिए एक सीनियर अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश देता है कि मेरे अतिथि का ध्यान रखो। अधिकारी का कहने का आशय है कि अधीनस्थ को यातायात या खाने पीने से संबंधित, अतिथि के रहने की व्यवस्था संबंधित ध्यान रखना है जब तक वह स्थान से चला न जाए। अब अधीनस्थ की व्याख्या ये हो सकती है कि अतिथि उपयुक्त होटल में ध्यान से पहुंचाना है। वास्तव में अतिथि को इन अस्पष्ट पूर्व धारणा या कल्पना के कारण नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में स्पष्टीकरण नहीं है। तकनीकी विशिष्ट शब्दावली। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि विशेषज्ञ तकनीकी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और उन व्यक्तियों को समझाने में जो कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते। इसलिए वो बहुत से ऐसे शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है। शारीरिक भाषा और हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग। शरीर की प्रत्येक गतिविधि कुछ ना कुछ अर्थ को संप्रेषित करती है। प्रेषक के शरीर के हाव भाव और संकेत संदेश देने में अत्यंत महत्व रखते हैं। यदि जो कहा गया है और जो शरीर के हाव भाव द्वारा व्यक्त हो रहा है उसमें आपस में तालमेल ना हो, तो संप्रेषण का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आती हैं। भावात्मक या मनोवैज्ञानिक कारक संप्रेषणों की बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक चिंतित व्यक्ति उपयुक्त तरीके से संप्रेषण नहीं कर सकता क्योंकि वो चिंताग्रस्त है, वो टेंशन में है, अवसाद की स्थिति में है। और एक क्रोधी संदेश प्राप्तकर्ता संदेश का सही अर्थ नहीं समझ सकता क्योंकि वो गुस्से में है, उसे गुस्से के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों की ही मानसिक स्थिति, मनोस्थिति प्रभावी संप्रेषण में प्रदर्शित होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी इसमें आती हैं, जैसे असामयिक मूल्यांकन। कुछ स्थितियों में लोग संदेश के अर्थ का मूल्यांकन पहले ही कर लेते हैं, इससे पहले कि प्रेषक अपना संदेश पूरा करे। इस प्रकार का काल पूर्व मूल्यांकन, पहले से ही कल्पना कर लेना, धारणा बना लेना, गलत होता है, जो कि संप्रेषण के विरुद्ध होता है। सावधानी का अभाव या ध्यान ना देना। संदेश प्राप्तकर्ता का ध्यान यदि कहीं और है, यदि वह कुछ और सोच रहा है, ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है संदेश को, तो यह भी एक मुख्य बाधा प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्याओं के बारे में अपने अधिकारी को कुछ बता रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, जो अपनी किसी महत्वपूर्ण फाइल में ध्यानमग्न है, उसको नहीं सुन पा रहा है, अधिकारी उसके संदेश को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो अपनी क्या घरेलू समस्या डिस्कस कर रहा है, तो कर्मचारी हतोत्साहित हो जाता है कि मेरे अधिकारी ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। संप्रेषण के प्रसारण में लोप होना, क्षय होना तथा अपर्याप्त प्रतिधारणा का होना। जब संप्रेषण कई स्तरों से प्रसारित होता है, उत्तरोत्तर संदेश का प्रसारण का परिणाम संदेश का क्षय, उसकी अशुद्ध सूचना के रूप में
प्रतिभूत होता है, प्रतिफलित होता है। ये अधिकतर तब होता है जब संप्रेषण मौखिक रूप से हो रहा होता है। अकुशल प्रतिधारण क्षमता एक अन्य कारण होती है। जनरली सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो सूचना को अधिक समय तक प्रतिधारण नहीं कर सकते, वे या तो उसमें रुचि ही नहीं लेते या फिर वे असावधान रहते हैं। अविश्वास। संप्रेषक या संदेश प्राप्तकर्ता के बीच अविश्वास, विश्वास का ना होना एक बाधक के रूप में, अवरोधक के रूप में कार्य करता है। यदि दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वे एक दूसरे के संदेश को, उसके मूल अर्थ को, उसके भाव अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं संगठनिक बाधाओं पर, संगठनिक समस्याओं पर। वे कारक जो संगठनिक संरचना, नियम और अधिनियम इत्यादि से संबंधित होते हैं, कभी कभी प्रभावी संप्रेषण में बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। उनमें से कुछ बाधाएं इस प्रकार। संगठनिक नीति। यदि संगठनिक नीति संप्रेषण के स्वतंत्र प्रवाह में सहायक नहीं होती, तो ये संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर, किसी संस्था में जिसकी रूपरेखा अत्यंत केंद्रित है, व्यक्ति मुक्त रूप से संप्रेषण के लिए उत्साहित नहीं होते, वो खुलकर अपनी बात को नहीं रख पाते। नियम और अधिनियम, सख्त नियमों का बनाया जाना, बोझिल प्रक्रियाएं होना, ये सब संप्रेषण में बाधक साबित होती है। पदवी या पद। अधिकारी की पदवी, उसकी पोस्ट, उसका डेजिग्नेशन, उसके अधीनस्थों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न करता है, अंतर का आभास देता है। अपनी पदवी से प्रभावित प्रबंधक अपने अधीनस्थों को अपनी भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता। संगठन की रचना में जटिलता। किसी भी संस्था में जहां पर प्रबंधक स्तरों की संख्या ज्यादा होती है, संप्रेषण में विलंब होता है और उसमें कई प्रकार के मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सूचनाएं विभिन्न स्तरों से जितनी बार होकर गुजरेंगी, उतना ही उनका ह्रास होगा, उनका क्षय होगा। संगठनिक सुविधाएं। यदि संप्रेषण हेतु स्पष्ट और समय पर सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तो प्रभावी संप्रेषण में बाधा आती है। सुविधाएं जैसे कि निरंतर सभाएं करना, सुझाव पेटी में सुझाव डालना, शिकायत पेटी बनाना, सामाजिक या सांस्कृतिक जन समूह का एकत्रित होना इत्यादि स्वतंत्र प्रवाह को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत बाधाओं। प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के व्यक्तित्व कारक भी प्रभावी संप्रेषण पर असर डालते हैं। अधिकारी और अधीनस्थ, इन दोनों के कुछ व्यक्तिगत बाधाएं, उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। सत्ता के सामने चुनौती का भय। यदि कोई अधिकारी ये अनुमान लगाता है कि कोई विशेष सूचना या कोई संप्रेषण उसकी सत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, तो वह उस संप्रेषण को रोक लेता है या उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर विश्वास का अभाव। यदि अधिकारी को अपने अधीनस्थों की कार्यकुशलता में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वह आश्वस्त नहीं होता, तो वह उनके विचार या सुझाव नहीं लेता, उनको अपने विचारों से साझा नहीं करता, सम्मिलित नहीं करता। संप्रेषण में अनिच्छा। कभी कभी कर्मचारी अधीनस्थ अपने अधिकारियों से संप्रेषण के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते। यदि उन्हें यह लगता है कि उनके हितों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, तो वो उसके संप्रेषण में शामिल नहीं होते। प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार। क्या सुधार किए जा सकते हैं कि संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जा सके? सभी संगठनों में प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं अधिक या ज्यादा या कम आती ही रहती हैं। वे संस्थाएं जो कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण के विकास के लिए उत्साही रहती हैं, उत्सुक रहती हैं, इच्छुक रहती हैं, उन्हें इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए और संप्रेषण में सुधार लाना चाहिए ताकि उसे प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रकार के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। संप्रेषण करने से पहले विचार या लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए। किसी भी समस्या को अधीनस्थों को बताने से पहले अधिकारी को स्वयं
सभी परिप्रेक्ष्य से समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी समस्या का गहराई से उसे अध्ययन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से मैसेज कन्वे हो सके, स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो सके। संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार ही संप्रेषण करें। प्राप्तकर्ता की समझ का स्तर भी प्रेषक को पारदर्शी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रबंधक को अपना संप्रेषण अधीनस्थों की शिक्षा और उनकी समझ के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहिए। संप्रेषण के पहले अन्य लोगों से भी सलाह मशवरा करें, परामर्श करें। संदेश को वास्तविक रूप से संप्रेषित करने से पहले ये बेहतर रहता है कि संप्रेषण की योजना अन्य संबंधित लोगों को शामिल करके बनानी चाहिए। अधीनस्थों की भागीदारी और उसका उसमें शामिल होना ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। संदेश में प्रयुक्त भाषा शैली और उसकी विषय वस्तु के प्रति जागरूक रहें। भाषा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता की आसानी से समझ में आ जाए और सुनने वाले की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। संदेश इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सुनने वाले को उसकी प्रतिक्रियाएं देने में उत्प्रेरक का कार्य करना पड़े। ऐसा संप्रेषण सुनने वाले के लिए सहायक, महत्वपूर्ण और मूल्यवान भी होता है। यदि संदेश उनकी अभिरुचियों और आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो तो ये प्राप्तकर्ता से उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में अवश्य सक्षम सिद्ध होगा। उपयुक्त प्रतिपुष्टि निश्चित करें। प्रेषक प्रेषित संदेश से संबंधित प्रश्न पूछकर संप्रेषण की सफलता को भी सुनिश्चित कर सकता है। वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए संप्रेषण किया जाना चाहिए। सामान्यतः संप्रेषण की आवश्यकता वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पड़ती है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए संप्रेषण करते समय संस्था के भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। संप्रेषण का अनुसरण करना चाहिए। नियमित रूप से अधीनस्थों को दिए गए आदेशों का अनुसरण होना चाहिए और इसके साथ ही उसका पुनरावलोकन भी किया जाना चाहिए। इसके सफल क्रियान्वयन में यदि कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनना बहुत आवश्यक होता है। प्रबंधक को चाहिए कि वो एक अच्छा श्रोता हो, धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक समस्याओं को, बातों को सुने, उसका हल सोचे। प्रबंधक को ऐसा संकेत भी देना चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को सुनने में रुचि ले रहा है और उनके हितों को ध्यान में रख रहा है। अब हम कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों पर आते हैं। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण 2 प्रकार का होता है बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। मनोवैज्ञानिक बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं? मनोवैज्ञानिक बाधाएं 4 प्रकार की होती हैं। असामयिक मूल्यांकन, सावधानी का अभाव या ध्यान ना देना, संप्रेषण के प्रसारण में लोभ, अविश्वास। निम्न संप्रेषण तंत्रों को पहचानिए। क और ख, ये 2 चित्र दिए गए हैं बच्चों, तो इसका उत्तर है क स्वतंत्र मुक्त प्रवाह संप्रेषण तंत्र या औपचारिक संप्रेषण तंत्र, ख गपशप या अफवाहें अर्थात अनौपचारिक संप्रेषण तंत्र। तो इस अध्याय में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।